नमस्कार प्यारे ज्ञानियों, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के विषय में। इससे पहले हमने पढ़ा संज्ञा के विषय में और आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के विषय में। आज हम जानेंगे सर्वनाम क्या है, किसे कहते हैं सर्वनाम और इसके भेद, उसकी पहचान आदि के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं संज्ञा की परिभाषा क्या होगी, सर्वनाम किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या होगी। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग या प्रयुक्त किए जाने वाले पद या शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वह, मैं, तुम, उसके, वे आदि। हमने संज्ञा में पढ़ा कि हमारे आसपास के, हमारे वातावरण में अगर कोई भी वस्तु है तो उसका कोई ना कोई नाम है, तो वो नाम ही संज्ञा है। और यहाँ पर सर्वनाम क्या है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मकान सुंदर है और वह मकान सुंदर है। अब मैंने कहा वह सुंदर है, दूसरी जगह पर पुस्तक सुंदर है और अपने सामने रखी हुई पुस्तक को मैंने कह दिया यह सुंदर है। तो यहाँ पर संज्ञा की जगह पर सर्वनाम का प्रयोग हुआ। जो पुस्तक संज्ञा है, संज्ञा की जगह पर यह सुंदर है, यह यानी कि सर्वनाम। ठीक है, मैंने कहा वह फूल सुंदर है और मैंने कहा गेंदे का फूल सुंदर है। ठीक है, अगर मैंने गेंदे का फूल कहा तो वो हो गया, गेंदा क्या हुआ, एक जाति को मैंने संबोधित किया फूलों की, तो ये हो गया संज्ञा। और उसी की जगह पर अगर वह लिख दिया तो वो हो गया सर्वनाम। अब हम जानते हैं इसके भेदों के बारे में। इसके 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। अब सबसे पहले भेद के बारे में हम जानते हैं। इसका सबसे पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष का अभिप्राय होता है व्यक्ति से। बोलने वाला, सुनने वाला तथा जिसके विषय में कुछ कहा जाए, यानी तीनों पुरुषों या व्यक्तियों जिसको हम कहेंगे का जहाँ पर बोध होता हो, या जो शब्द हमें बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसका बोध कराते हों, तो वो होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। स्पष्ट हुआ? चलिए, अर्थात जहाँ पर व्यक्तियों के विषय में, व्यक्तियों का अभिप्राय केवल, ये पुरुषवाचक का अभिप्राय केवल पुरुषों से नहीं है, यहाँ पर मानव जाति से है। ठीक है, व्यक्ति से है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। पहला है प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, या इसी को उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आइए हम जानते हैं प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम की क्या पहचान होती है। प्रथम या उत्तम के नाम से जो जाना जाता है उसकी क्या पहचान होती है। प्रथम पुरुषवाचक या उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला स्वयं के लिए करता है उसे प्रथम पुरुषवाचक या उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, मैंने, मुझे और हम। हम इसलिए है, बाकी चीज़ें केवल व्यक्तिगत रूप में है। मैं कर लूँगा, मैंने किया है, मुझे करना है, लेकिन वहीं पर हम का प्रयोग भी साथ में हुआ है। हम का जब प्रयोग किया जाता है तो हम में अन्य व्यक्तियों के साथ साथ उस प्रथम व्यक्ति का भी मिलाव हुआ है, अर्थात वो भी मिला हुआ है, उसमें उसका भी मिश्रण है, उनके साथ वो भी उसी समूह में है। ठीक है, जहाँ पर केवल अपने लिए बात की जाए, मैं, मैंने, मुझको। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, इसकी परिभाषा जान लेते हैं।
जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने यानी श्रोता व पढ़ने वाले के लिए किया जाता है वे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम, तुमने, तुझे, तुम्हारा, आप, तुम्हें। इस तरह के जो शब्द हैं ये होते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। पहले में हमने क्या पढ़ा? जो बोल रहा है स्वयं के लिए या जो लिख रहा है वो स्वयं के लिए, मैं, मैंने, मुझे। और दूसरे में मध्यम में क्या पढ़ा कि जो बोलने या लिखने वाला है वो दूसरे के लिए। चलिए अब हम जानते हैं अन्य पुरुषवाचक के बारे में। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा सर्वनाम होता है, इसकी क्या पहचान होती है? बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति सुनने या पढ़ने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है या अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे होते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे वह, वे, उस, उन, उन्हें, यह, ये, इस तरह के शब्द होते हैं। अब तीनों को हमने अलग अलग पढ़ लिया। आगे पढ़ते हैं हम, आगे जानते हैं हम निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से पास या दूर की किसी वस्तु का निश्चयात्मक बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे इसमें किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है? यह, वह, ये, वे इत्यादि। यानी कि जिसमें निश्चय होता है, निश्चितता का बोध होता है, वो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट आते हैं हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम की तरफ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, इनकी क्या पहचान होती है? इन शब्दों की, किन शब्दों के प्रयोग से हम ये जान सकते हैं, या ऐसे वाक्य जिनमें किन शब्दों का प्रयोग हो तब हमें ये समझ में आता है, ये हमें स्पष्ट होता है कि ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जो सर्वनाम शब्द अनिश्चित प्राणी, पदार्थ अथवा वस्तु के बदले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई या कुछ। अब दो शब्द हैं हमारे पास। कोई किसी भी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है और कुछ पदार्थ या वस्तु के लिए। वहाँ पर कुछ व्यक्ति खड़े हैं, इस तरह भी हो गया, कुछ लोग वहाँ पर खड़े हैं। लेकिन जहाँ पर किसी एक व्यक्ति के लिए प्रयोग करना होगा वहाँ पर कोई का प्रयोग किया जाएगा। कोई बाहर खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, या कुछ फल ले आओ, इस तरह से। ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें क्या समझ में आया कि निश्चयवाचक सर्वनाम में हमें यह स्पष्ट है कि वह बाहर खड़ा है, लेकिन अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हमें यह नहीं पता है कि कौन है। कोई व्यक्ति बाहर खड़ा है, अब कौन है हमें इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। चलिए आगे हम जानते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम अपने नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें प्रश्न का बोध होता हो, अर्थात ऐसे शब्द जिनके द्वारा वाक्य में प्रश्न के पूछने का बोध होता हो। सीधे शब्दों में परिभाषा के रूप में क्या पढ़ रहे हैं हम? जो सर्वनाम शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के विषय में प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कौन, क्या, कहाँ, किसमें, किसने, किसे आदि। बाहर कौन खड़ा है, वह क्या खा रहा है, माताजी कहाँ जा रही हैं, इत्यादि। ठीक है, इस तरह से जहाँ पर प्रश्न पूछने का बोध होता है वहाँ पर हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम आता है। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक जो सर्वनाम शब्द एक बात का दूसरी बात के साथ संबंध स्थापित करें संबंधवाचक सर्वनाम
कहलाते हैं। जैसे जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा, या जो सोवत है सो खोवत है। अब जो जैसा वो वैसा, ठीक है। तो एक सर्वनाम शब्द दूसरे सर्वनाम शब्द के साथ में जुड़ा है, लेकिन किस रूप में? एक वाक्य के साथ में, या उपवाक्य इसको कह सकते हैं। अर्थात जब तक एक दूसरे का जुड़ाव नहीं होगा तब तक बात स्पष्ट नहीं होगी या वाक्य का स्पष्टीकरण नहीं होगा। कुछ इसी तरह से हम मिश्र वाक्य में भी पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पर सर्वनाम शब्दों का होना ज़रूरी नहीं होता है, पर जहाँ पर सर्वनाम शब्दों के द्वारा संबंध स्थापित हो रहा होगा, वाक्य का स्पष्टीकरण हो रहा होगा, वहाँ पर होगा संबंधवाचक सर्वनाम। अगला है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जिसमें निजता का बोध होता है, केवल अपने आप का बोध होता है, स्वयं का। जो सर्वनाम शब्द वाक्य के कर्ता के साथ ध्यान दीजिएगा, यहाँ अपनत्व दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे स्वयं, अपने आप, खुद, आप, स्वतः, ठीक है। आप शब्द का प्रयोग निजवाचक में भी होता है और पुरुषवाचक में भी होता है, लेकिन पुरुषवाचक में केवल आदर सूचक शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब आगे हम ये जान लेते हैं, ये सर्वनाम कर्ता के विषय में बताता है, ना कि स्वयं कर्ता का कार्य करता है। तो यहाँ पर और अच्छी तरह से स्पष्ट हो गया है कि ये सर्वनाम शब्द क्या करता है? कर्ता के विषय में बताता है, ना कि स्वयं कर्ता का कार्य करता है। जैसे मैंने कहा, मैं अपना काम स्वयं कर लूँगी, मैं अपना काम स्वयं कर लूँगी, तो ये कर्ता के विषय में बता रहा है, ना कि ये स्वयं कार्य कर रहा है। मैं स्वयं। अब मैंने कहा आप शब्द का प्रयोग दो सर्वनामों में होता है, एक निजवाचक में और एक पुरुषवाचक में। पुरुषवाचक में किस तरह से होता है? आप इधर आइए, वहीं पर मैं अपना काम आप ही कर लूँगा, ठीक है। अब हम आगे थोड़ा सा एक उदाहरण के द्वारा और समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से निजवाचक सर्वनाम कर्ता के विषय में बात करता है, ना कि स्वयं कर्ता का कार्य करता है। स्वयं, मैं, दोनों शब्द यहाँ पर मिले आपको। मैं अपना कार्य स्वयं कर लूँगा। मैं क्या है? सर्वनाम शब्द है। स्वयं क्या है? सर्वनाम शब्द है। मैं अपना कार्य स्वयं कर लूँगा। अब आप समझ के देखिए, बात किसके बारे में हो रही है? कर्ता यहाँ कौन है? मैं। कार्य कौन करेगा? मैं कर रहा है, ठीक है। लेकिन सर्वनाम स्वयं, ये निजवाचक सर्वनाम के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया गया। तो आज हमने पढ़ा सर्वनाम के विषय में। पहले इसकी परिभाषा जानी, उसके बाद इसके भेदों के नाम। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। पुरुषवाचक में हमने क्या पढ़ा? अपने बारे में बात की जाती है, मैं, मैंने, मुझको, मेरे द्वारा, इस तरह से। दूसरे में हमने पढ़ा मध्यम में तुम, तुमने, तुझे, तुम्हारे। यानी कि प्रथम में हमने क्या पढ़ा कि जिसमें बोलने वाला या सुनने वाला या जिसके विषय में या जिसके बारे में बात की जा रही है, इन सबको छोड़ के केवल बोलने वाला या लिखने वाला स्वयं के बारे में बात करता है। मध्यम पुरुष में हमने क्या पढ़ा? मध्यम पुरुष में हमने पढ़ा कि जो सुनने वाला है या पढ़ने वाला है उसके लिए ये प्रयोग किया जाता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने या सुनने वाले के लिए, वो है मध्यम पुरुषवाचक। अर्थात पहले में हमने पढ़ा, और दूसरा कौन सा?
पहला हमने पढ़ा प्रथम पुरुषवाचक, दूसरा हमने पढ़ा मध्यम पुरुषवाचक। प्रथम पुरुषवाचक में बोलने वाला या लिखने वाला स्वयं के लिए करता है। मध्यम पुरुषवाचक में बोलने या लिखने वाला किसी दूसरे के लिए करता है। और तीसरा यानी कि अन्य पुरुषवाचक में बोलने या लिखने वाला व्यक्ति सुनने या पढ़ने वाले के अतिरिक्त किसी और के विषय में बात करता है। ठीक है, किसी थर्ड पर्सन यानी किसी तीसरे व्यक्ति के विषय में बात करता है। निश्चयवाचक में वस्तु का या व्यक्ति का निश्चयात्मक बोध होता है। अनिश्चयवाचक में अनिश्चितता होती है, कोई भी उसमें सत्यता नहीं होती है, निश्चित नहीं होता है कि क्या है, कितना है, कौन है। अगला है प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछने का बोध होता है, कौन, क्या, कहाँ, किसमें, किसने, किसे आदि। संबंधवाचक में सर्वनाम शब्द एक बात का दूसरी बात के साथ या एक उपवाक्य का या एक वाक्य का दूसरी वाक्य के साथ में संबंध स्थापित करते हैं, तभी वो वाक्य पूरा होता है और बात स्पष्ट हो पाती है। और लास्ट हमने पढ़ा निजवाचक। निजवाचक में क्या पढ़ा हमने कि ये सर्वनाम कर्ता के विषय में बताता है, ना कि स्वयं कर्ता का कार्य करता है। ओके, थैंक यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और वीडियो में जो भी समझाया गया है आप उसे ध्यानपूर्वक समझ जाएंगे। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट्स होते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।